ये चीज़ है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का एनिवर्सरी है। ये बाबरी मस्जिद 34 ईयर्स हो गया, वो अम्बेडकर का 70 साल हो चुका है। लेकिन फिर भी ये जो इम्पैक्ट है वो अभी तक लोगों के बीच में है, ये खत्म नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद के बारे में तो आप सब जानता है, ये जो लोगों ने अदालत में लड़ाया, लेकिन आखिर में ये जजमेंट आया था। जो जजमेंट उन्होंने कहा था, जो भी इन लोगों ने डिमोलिश किया था वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब कुछ गैर कानून है, लेकिन ये जगह उनका है। उसके बाद आप लोग जानता है, ये जो जजेस है वो रिटायरमेंट होने के बाद उनका पोजीशन क्या है आप लोग सब लोग जानते हो। एक तो राज्यसभा में MP बन गए, एक तो आंध्र प्रदेश का गवर्नर बन के चले गए, दूसरा नेशनल लॉ कमीशन में चेयरमैन बन गए। ऐसा हर जज को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल चुका हो। हम लोग अभी वो फासिज्म को खिलाफ सम्मेलन कर रहा हूं, लेकिन फासिज्म का नाम सुनेंगे तो आपको याद क्या आता है? एक तो हिटलर का नाम आता है, दूसरा एक मुसोलिनी का नाम आता है, जो वर्ल्ड वॉर के जमाना में। इन लोगों को फासिज्म अलग है। ये जो एथनिक क्लींसिंग किया था, लोगों को मार दिया, वो जो हमारा V.S. मुंजे, V.D. सावरकर, ये लोग मुसोलिनी को, हिटलर को फॉलो किया था, इसलिए फॉलो किया था ब्रिटिश कॉलोनियल को हटाना के लिए, तो वो इनको फॉलो किया था। बाद में ये MS गोलवालकर आया था, उन्होंने सोचा ये जो फासिज्म है ये हमको भी फायदा हो जाएगा, वो जो माइनॉरिटीज है देश में वो सबको क्लीन करना के लिए ये तो हमको फायदा हो जाएगा, ऐसा ये सोचा था। उसके बाद RSS आया। RSS ने ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से बनाया, यूनिफॉर्म दिया था, वो ट्रेनिंग ड्रिल दे रहा था, उनका नेशनलिज्म के बारे में प्रीच कर रहा था, वो बहुत कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद वो BJP आ गया। BJP एकदम वो जब वो पार्टी बनाया गया उसी वक्त को उन्होंने सत्ता नहीं बनाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनको वो पावर में वो मजबूत होकर पावर में आ गया। पावर में आने के बाद वो क्या क्या कर रहा है वो हम देखना चाहिए। वो पुराने जमाना में ये जो जवाहरलाल नेहरू का, वो गांधी जी का, वो लोग फासिज्म और नाजिज्म को खिलाफ बात कर रहे थे, उन लोग अगेंस्ट फासिज्म। जो एडवोकेट कर रहा था वो डेमोक्रेसी का मतलब वो सेकुलर डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए इन लोगों ने वो एडवोकेट कर रहा था। लेकिन अभी 2014 के बाद धीरे धीरे फासिज्म इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है। वो कैसा कर रहा है? एक चीज ये माइनॉरिटीज को डिह्यूमनाइज करता है।
दूसरी एक चीज़ है, जो भी ये दलित हो नहीं आदिवासी हो, इनको मार्जिनलाइज करता है, किनारा में रखता है। और जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बोलता है, ये जो आपका ईडी है, सीबीआई है, आपका इलेक्शन कमीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो हर चीज में इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करता है, अपने मकसद के लिए यूज करता है। ये हम देखना चाहिए। फासिज्म का नाम तो एक है, लेकिन उसका मतलब बहुत है। एक तो एक टोटालिटेरियनिज्म बोलता है। टोटालिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? ये जो सरकार है उनके पास पूरा पावर रखती है, ये सोसाइटी के ऊपर अथॉरिटी रखती है। सोसाइटी वो डेमोक्रेसी को कोई नहीं मानता है, लोकतांत्रिक को कोई वहाँ जगह नहीं है। टोटालिटेरियनिज्म ये जो सत्ता में बैठा है उनका अधिकार है। दूसरा एक है वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप कैसा कैरेक्टराइज करेंगे? ये जो एक सिंगल लीडर होता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ लीडर्स होता है, ये सब संभालेंगे, इसमें और किसी को वहाँ जगह नहीं है, वो डिक्टेटरशिप होता है। दूसरा है अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सेंट्रल पावर को मजबूत करता है। सेंट्रल में पूरा पावर रखेंगे, बाकी को पावर नहीं देता है, वो अथॉरिटेरियनिज्म है। दूसरी ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी में ये सिंगल आदमी के पास सब कुछ अधिकार है। दूसरा डेस्पोटिज्म है। डेस्पोट नहीं है तो टायरनी कहता है। वो टायरनी का मतलब वो तो जो जब वो हिटलर मुसोलिनी के ज़माने में हुआ हुआ तो ये टायरनी कहता है। लेकिन आप लोग समझ गया होगा अभी इंडिया में फासिज्म कैसा चला रहा है। क्या ऑटोक्रेसी है, नहीं डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियनिज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म है, जो भी है आप नाम किसी जो भी बोलो, लेकिन वो इसके अंदर वो फासिज्म तो है। इसलिए हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो 25 नवंबर 1949 में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने बात कर रहा था, कंक्लूडिंग रिमार्क्स रखा था, उसी वक्त उन्होंने देश को वार्न किया था। क्या वार्निंग दिया? ये काशन दिया था, ये जो आपका बत्ती है, आपका धर्म में भक्ति हो सकता है, रिलीजन में भक्ति हो सकता है। अगर रिलीजन में भक्ति ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो सकता है? वो क्या रिजल्ट है, नतीजा क्या है? वो साल्वेशन ऑफ सोल है, आपका आत्मा शांत हो जाएगा। अगर भक्ति ज्यादा होता है तो रिलीजन में, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ऐसा भक्ति ज्यादा हो गया तो क्या होगा? भक्ति किसके ऊपर आप रखेंगे? एक आदमी के ऊपर, सिंगल आदमी को प्रमोट करता है, ये कल्ट पर्सनालिटी कहता है अंग्रेजी में, हीरो वर्शिप। समझिए ना किसको बोल रहा हूं मैं? तो एक आदमी को सब कुछ यही है और कोई सरकार में कोई नहीं है। ये जो फैसला उन्होंने करेगा वो ये पूरा देश में करना चाहिए, वो उसको हीरो वर्शिप कहता हूं। ऐसा हीरो वर्शिप नहीं तो पर्सनालिटी कल्ट, वो एक आदमी के ऊपर आप भक्त करेंगे, भक्ति ज्यादा हो जाएगा तो
पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये ऑटोक्रेसी में जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, या ऑटोक्रेसी पैदा हो जाएगा। मैंने पहले ये बताया था ऑटोक्रेसी क्या है। एक आदमी के पास वो पूरा अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है, तो ये हम ऑटोक्रेसी कहता हूँ। तो अगर ऐसा एक आदमी के पास अधिकार होता है तो रिजल्ट क्या होगा, क्या डेंजर क्या है हमारे लिए, क्या वो नुकसान क्या है, लोगों को, जनता को क्या नुकसान है। ये देखिए, वो पहले मैंने इंस्टीट्यूशंस का नाम बताया था, आपका ईडी है, सीबीआई है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है। ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो इंडिविजुअल आदमी क्या करेगा वो ये इन लोग करेगा, वो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उनको इंडिपेंडेंट अधिकार है, वो कोई किसी से मानना का जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को, वो राष्ट्रपति को, ये कोई मिनिस्टर को, किसी को मानना का जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद वो फैसला कर सकता है। लेकिन अभी जो ऑटोक्रेसी आएंगे तो आपको ये सब वो खत्म हो जाएगा, अभी भी वो हो रहा है लोग। और हिस्टोरिकल कंटेस्ट में हमने इमरजेंसी देखा था 1975 में, जब इंदिरा गांधी था, वो उन्होंने इमरजेंसी को लाया। क्या किया इमरजेंसी, कैसा आ गया, उनको जो अधिकार संविधान देता है उसी अधिकार यूज करके उन्होंने वो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। संविधान से जो अधिकार मिला वो अधिकार यूज करके उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। अभी भी ये कोशिश हो रहा है, ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसमें पावर जो मिलता है वो पावर यूज करके ये इन लोगों ने अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। ये हम समझना चाहिए। वो जो कॉर्पोरेट के साथ अलायंस करके इन लोगों ने वो काम करता है, तो सरकार ने रिलीजन के साथ अलायंस करके वो इनका पॉलिसीज को लाना चाहता है। ये सब हमारा डेंजर है। वो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बोलना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आपको कट शॉर्ट करके एक दो एग्जाम्पल्स में बताना चाहता हूँ। अभी ये लेबर कोड इन्होंने लाया गया, लागू किया था नवंबर 21 को इन्होंने लागू किया था, लेबर कोड है। ये जो सेंट्रल लेबर लॉस है, कानून है, 44 था, वो 44 को खत्म करके सिर्फ अभी 4 कोड्स लाया गया। इसमें क्या नुकसान क्या है, जितना भी फायदा वो मजदूरों को मिल रहा था वो 44 लेबर लॉस के अंदर, वो सब अभी खत्म हो रहा है। अभी पूरा से पूरा वो कारपोरेट को वो फायदा मिल जाएगा, लेबर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, लेबर का सिक्योरिटी नहीं होगा, इनको जो भी प्रोटेक्शन है सरकार वो कानून में, वो प्रोटेक्शन हमको नहीं मिलता है। और अभी सेंसस देखिए, 2011 के बाद हर 10 साल सेंसस होना चाहिए, वो सेंसस नहीं किया। 2021 में होना चाहिए था, वो बोल रहा था वो कोरोना आ गया इसलिए हमने नहीं किया था, लेकिन कोरोना के बाद बहुत कुछ हुआ, हर स्टेट में इलेक्शन सब हुआ, लेकिन वो सेंसस नहीं। अभी उन्होंने वो 24 में सेंसस करना चाहा, 24 नहीं 27 में,
27 में सेंसस करके उसके बाद डिलिमिटेशन करके उसके बाद ये वुमेन्स बिल को लाएंगे। वुमेन को 33% रिजर्वेशन लाया था, वो भी नहीं मिल रहा है। वो फिर बाद में ये लग करना के बाद ये आपको मिल जाएगा। वो कब करेंगे? 2030 के बाद ये आपको ये आ जाएगा। वो सरकार होना चाहिए उसका तक। लेकिन इन लोग अभी बोल रहे हैं हमने सबको पावर के ऊपर ला दिया, लेकिन 80 करोड़ लोगों को हमने राशन बांट रहा बोल रहा है, लेकिन 123 कंट्रीज में देश में से हमारा देश 102 है पॉवर्टी इंडेक्स में। इतना लोग पॉवर्टी के अंदर लोग सफर कर रहा है। कोई जर्नलिस्ट को, कोई एक्टिविस्ट को, हमारे जैसा पार्टीज को, किसी को भी अभी कोई फ्रीडम नहीं है। जो भी वॉइस रेज करता है उनको गिरफ्तार करता है। जो लोग स्टूडेंट्स लोग हैं उनको भी 5 साल के ऊपर अभी जेल में है। भीमा कोरेगांव में जो लोग किया था उन लोग भी जेल में है। जेल में ये 2-3 लोग मर चुका हो। कल एक दिल्ली प्रोफेसर को जमानत मिल गया 5 साल के बाद। यही अभी हालत है। लेकिन ये हमारा एक चीज आप समझना चाहिए, वो पूरा से पूरा फैसिज्म नहीं आ गया, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी अभी तक जिंदा है। हमारा इलेक्शन सब वो डेमोक्रेटिकली चलता है। और जो भी विपक्ष है, पॉलिटिकल पार्टीज है, विपक्ष दल वो फैसिज्म के खिलाफ हम काम करता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फैसिज्म अभी इतना जल्दी, इतना आसान से हमारे पास नहीं आ सकता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ऐसा मूवमेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो जनता का मूवमेंट एक बनना चाहिए। फैसिज्म के खिलाफ एक जनता का मूवमेंट अभी जब हो सकता है, उस वक्त वो फैसिज्म को हम खत्म कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। थैंक यू सुब्रमण्य